नमस्कार, स्वागत है आप सभी का कृषि समाचारों के आज के अंक में। सबसे पहले नजर आज की खास खबर पर। हरी सब्जियों की कीमतों में आई तेजी के बाद अब आलू और प्याज की कीमतों में भी उछाल आने लगा है। प्याज की कीमतों में अचानक आई तेजी का कारण महाराष्ट्र के प्याज उत्पादक क्षेत्र नासिक में हड़ताल का होना माना जा रहा है। आढ़तियों के अनुसार नासिक में मजदूर मजदूरी बढ़ाने को लेकर हड़ताल पर हैं। अगर नासिक के किसानों की हड़ताल लंबी खिंचती है तो समूचे देश में प्याज की कीमतें और भी बढ़ सकती हैं और अगर ये हड़ताल लंबी चलती है तो प्याज के कारोबारी मुनाफा कमाने के मकसद से प्याज का भंडारण कर सकते हैं। पिछले सप्ताह प्याज की कीमतों में 10 से 12 रुपए प्रति किलोग्राम की वृद्धि देखी गई है। साथ ही आलू की थोक कीमतों में भी 8 से 10 रुपए का उछाल देखने को मिल रहा है। आलू कारोबारी आलू की कीमतों में आई तेजी को आलू की कम पैदावार से जोड़कर देख रहे हैं। हमारे देश में रासायनिक जीवनाशियों के कारगर विकल्प मौजूद हैं। अगर हम चाहें तो नीम जैसे एक ही पेड़ से अपनी सारी फसलों में रोगों और कीटनाशियों का प्रबंधन कर सकते हैं। देश में नीम के 1 करोड़ 80 लाख के करीब पेड़ हैं, जिनसे 4.14 लाख टन बीज मिल सकता है और इन बीजों से 85,000 टन तेल और 3.3 लाख टन खली मिलेगी। नीम के तेल से जैविक जीवनाशी बनता है। देश में जहां 50,000 टन के लगभग रासायनिक जीवनाशियों की खपत है, वहीं 85,000 टन नीम का तेल उपलब्ध है। नीम से 3.3 लाख टन खली भी मिल रही है, जिसमें 4% के करीब नाइट्रोजन होता है। इसके भूमि में प्रयोग से जहां जमीन की उपजाऊ शक्ति बढ़ेगी, वहीं जमीन में पनपने वाले रोगों के जीवाणुनाशी कीट और सूत्रकृमियों का भी नियंत्रण होगा। नीम के तेल के अलावा इनकी पत्तियों से जैविक जीवनाशी बनाया जा सकता है। खरीफ के मौसम में बोई जाने वाली तिलहन फसलों में तिल की खेती का खास महत्व है। इसकी बुआई जून के आखिरी सप्ताह से जुलाई के आखिरी सप्ताह तक की जाती है। इसके 3 से 4 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर की दर से 200 ग्राम कार्बनडाजिम या 50 ग्राम थीरम से उपचारित करके ही बुआई करें। आमतौर पर तिल की बुआई के समय 30 किलोग्राम नाइट्रोजन, 15 किलोग्राम फास्फोरस और 12.5 किलोग्राम गंधक का प्रति हेक्टेयर की दर से इस्तेमाल करें। खरपतवारों के नियंत्रण के लिए एलाक्लोर 50 EC का 1.25 लीटर प्रति हेक्टेयर की दर से बुआई के 3 दिनों के भीतर छिड़काव कर देना चाहिए। तिल का औसत उत्पादन 8 से 12 कुंटल प्रति हेक्टेयर तक हो जाता है, जिसमें 1 हेक्टेयर में तकरीबन 6 से 8 हज़ार रुपये की लागत आती है। इस आधार पर बाजार भाव को देखते हुए 80 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से औसतन 10 कुंटल से 80,000 रुपये की आमदनी हो जाती है। इस तरह किसान तिल की खेती करके अच्छी बचत कर सकते हैं। किसान पारंपरिक खेती के साथ अगर औषधीय पौधों की खेती भी करें तो वो अपनी आमदनी में कई गुना ज्यादा की बढ़ोतरी कर सकते हैं। इससे सबसे खास बात यह है कि बंजर और जल भराव वाले इलाकों में भी औषधीय पौधों की खेती की जा सकती है। स्टीविया, गुग्गल, खस, बेल, तुलसी, गुड़ची, पचौली, एलोवेरा, सतावर, सिट्रोनेला, लेमन ग्रास, सर्पगंधा, जट्रोफा, मेंथा, कालीहारी, ब्राह्मी, बच और आंवला आदि औषधीय पौधों की खेती करके परंपरागत खेती से ज्यादा कमाई की जा सकती है। इनकी खेती से किसान प्रति हेक्टेयर 50,000 से 2 लाख रुपए तक की कमाई कर सकते हैं। प्रदेश में फूलों की खेती के प्रति लोगों का रुझान कम है। अगर लोग फूलों की खेती करें तो कम लागत में उन्हें अच्छा मुनाफा होगा। प्रदेश में फूलों की मांग पूरी करने के लिए अन्य स्थानों से फूल मंगाकर काम चलाया जाता है। फूलों की खेती के लिए ज्यादा कुछ करना नहीं होता है और ना ही ज्यादा लागत आती है। गेंदा की खेती हर मौसम में की जा सकती है, मौसम चाहे सर्दी का हो या फिर गर्मी बरसात का। गेंदा की पौध लगाने के लिए नर्सरी के 30-35 दिन बाद जुलाई में इसकी पौध लगाई जा सकती है। गेंदा में कीट रोगों का प्रकोप भी कम होता है। फूल की खेती करने से पहले खेतों को विशेष रूप से तैयार करना होता है। फूलों के पौधे खेतों में मेड़ों पर लगते हैं। इसके लिए खेत तैयार करने में लगभग 2 महीने का समय लगता है। फूलों की खेती में फसल तैयार होने के 1 से 2 दिन के अंदर फसलों को तोड़ लेना होता है, नहीं तो फसलें खराब हो जाती हैं। गेंदे के एक बार में करीब 30,000 से 1 लाख पौधे लगते हैं। गेंदे की खेती में प्रति एकड़ उत्पादन 30 से 40 क्विंटल होता है। गेंदे के फूलों की खेती में एक और फायदा है। गेंदे की फसल को जानवरों से, खासकर बंदरों से किसी भी प्रकार का खतरा नहीं होता है। गेंदे की फसल से बंदरों और कुछ जानवरों को एक प्रकार की एलर्जी होती है।
इस कारण वो खेत की ओर नहीं आते हैं। साथ ही आसपास की दूसरी फसलें भी बर्बाद होने से बच जाती हैं। किसान भाइयों, कृषि समाचारों के बाद आइए अब जानकारी लेते हैं प्रदेश की प्रमुख मंडियों के ताजा मंडी भावों की। मंडी भावों में आज सबसे पहले बात करते हैं गेहूं के औसत भावों की। लखनऊ की मंडी में गेहूं 1630 रुपये प्रति क्विंटल, इलाहाबाद की मंडी में 1610 रुपये प्रति क्विंटल, मेरठ की मंडी में 1640 और गोरखपुर की मंडी में गेहूं का भाव 1600 रुपये प्रति क्विंटल रहा। बात अगर चावल के भावों की करें तो लखनऊ की मंडी में चावल 2100 रुपये प्रति क्विंटल, इलाहाबाद में भी 2100, मेरठ में 2130 और गोरखपुर में चावल का भाव 2095 रुपये प्रति क्विंटल रहा। बात अगर चने की औसत कीमतों की करें तो लखनऊ की मंडी में चना 3590, इलाहाबाद 3450, बस्ती में 3400 और गोरखपुर की मंडी में चने का भाव 3480 रुपये प्रति क्विंटल रहा। सरसों की औसत कीमतों की बात करें तो लखनऊ की मंडी में सरसों 3300, इलाहाबाद में 3400, मेरठ में 3040 और गोरखपुर की मंडी में सरसों का भाव 3210 रुपये प्रति क्विंटल रहा। सब्जियों में टमाटर पर नजर डालें तो लखनऊ की मंडी में टमाटर 1080 रुपये प्रति क्विंटल, इलाहाबाद में 1150, मेरठ में 925 और गोरखपुर में टमाटर 1165 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से बिका। इसी तरह सब्जियों में प्याज के भावों की बात करें तो लखनऊ की मंडी में प्याज 1325 रुपये प्रति क्विंटल, इलाहाबाद में 1210, मेरठ में 1280 और गोरखपुर में 1250 रुपये प्रति क्विंटल प्याज का भाव रहा। बैंगन की औसत कीमतों की बात करें तो लखनऊ की मंडी में बैंगन 850, इलाहाबाद 810, मेरठ में 750 और गोरखपुर की मंडी में बैंगन का भाव 800 रुपये प्रति क्विंटल रहा। बात लौकी के औसत भावों की करें तो लखनऊ की मंडी में लौकी का भाव 560 रुपये प्रति क्विंटल, इलाहाबाद में 500, मेरठ में 550 और गोरखपुर की मंडी में लौकी का भाव 530 रुपये प्रति क्विंटल रहा। आलू के औसत भावों पर नजर डालें तो लखनऊ की मंडी में आलू का भाव 1560 रुपये प्रति क्विंटल, इलाहाबाद में 1500, मेरठ में 1450 और गोरखपुर की मंडी में आलू का भाव 1430 रुपये प्रति क्विंटल रहा। और अब एक नज़र गुड़ के औसत भावों पर। लखनऊ की मंडी में गुड़ का भाव 3000 रुपये प्रति क्विंटल, इलाहाबाद में 2950, बस्ती में 2800 और गोरखपुर की मंडी में गुड़ का भाव 2870 रुपये प्रति क्विंटल रहा। फलों में मौसमी के भावों पर गौर करें तो लखनऊ की मंडी में मौसमी 2275 रुपये प्रति क्विंटल, इलाहाबाद में 2330, मेरठ में 2300 और गोरखपुर में मौसमी के औसत भाव 2250 रुपये प्रति क्विंटल रहे। तो ये थे आज के कृषि समाचार और मंडी भाव। कल के अंक में हम फिर आपके लिए लेकर आएंगे कृषि जगत से जुड़ी नई नई जानकारियां और मंडी भाव। और बताओ बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। अम्मा खाना दे दो ना। सबर कर गोलू, अभी दाल नहीं गली है। तू फिक्र ना कर गोलू की अम्मा, अब की बार अपनी दाल खूब गलेगी। क्या मतलब जी? अब की बार NFSM के तहत दाल की पैदावार को बढ़ाने के तरीकों को दिखाने के लिए देश में 1000 क्षेत्र चुने गए हैं, जिसमें हमारा इलाका भी आ गया है। पर इससे हमें क्या फायदा? हमें 5 एकड़ खेती के लिए खाद और कीटनाशक के अलावा बढ़िया बीजों की एक मिनी किट भी मिलेगी। इतनी दाल का करेंगे क्या जी? अरे भगवान, सरकार ने दलहन का समर्थन मूल्य भी खूब बढ़ा दिया है और इनकी खरीद का भी पूरा इंतजाम कर लिया है।
इससे आमदनी बढ़ेगी और फिर हमारा गोलू अच्छे स्कूल में जाकर के कृषि वैज्ञानिक बनेगा। हाँ जी जी जी। किससे बात कर रहे थे इतना हंस हंस कर? किसान कॉल सेंटर में विशेषज्ञ से खेती के बारे में सलाह ले रहा था। सुबह भी रात को भी? किसान कॉल सेंटर सुबह 6 बजे से रात को 10 बजे तक खुलता है। रविवार को भी? साल के 365 दिन खुलता है। पर तुम ये सब क्यों पूछ रही हो? मैं तो कुछ और ही समझी थी। कृषि संबंधित समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत समाधान पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1800-180-1551 पर संपर्क करें। आज तो वसूली करके ही जाऊंगा। घनश्याम, अरे ओ घनश्याम। वो तो स्कूल गए हैं। स्कूल गया है। अरे बहाना तो ढंग का बनाती। हाँ लाला, मैं स्कूल ही गया था, फार्म स्कूल, जहाँ किसानों को सिखाई जाती है खेतों में पैदावार बढ़ाने की हर बात, जैसे मिट्टी के हिसाब से सही खाद, बढ़िया बीज और जरूरत के मुताबिक कीटनाशक, ताकि कम लागत में अधिक मुनाफा। ये पकड़ लाला, तेरा हिसाब साफ। किसान भाइयों नमस्कार। कृषि समाचारों के बाद एक बार पुनः आप सभी किसान भाइयों का स्वागत है। किसान भाइयों, कार्यक्रम कृषि दर्शन के आज के अंक में हम जानकारी प्राप्त करेंगे कि धान में एकीकृत नाशी जीव प्रबंधन क्या है। आप इस समय धान की रोपाई कर रहे हैं, कुछ किसान भाई सीधी बुआई कर रहे होंगे, तो इस विषय पर जानकारी रखना बहुत ही जरूरी है। और इस विषय को विस्तार से बताने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कृषि विज्ञान केंद्र मऊ से कार्यक्रम समन्वयक डॉक्टर DP सिंह जी। आइए उनका स्वागत करते हैं। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम कृषि दर्शन में। मैं अपने सभी किसान भाई की तरफ से जानना चाहता हूं कि जो एकीकृत नाशी जीव प्रबंधन है ये क्या है? बहुत बढ़िया प्रश्न किया आपने। एकीकृत नाशी जीव प्रबंधन है, ये हम फसलों को कैसे सुरक्षा करें जी। हम उत्पादन तो कर लेते हैं, लेकिन उत्पादन में जो लागत घटती है या लागत बढ़ जाती है और हमारा उत्पादन कम होता है, इसमें बहुत बड़ा रोल फसल सुरक्षा का होता है। फसल सुरक्षा के तहत हम कैसे उसको कम से कम पैसे में और अपनी जैविक विधियां या अपने जो ट्रेडिशनल विधियां हैं उनको हम मिलाते हुए इनका कंट्रोल करें। जो रासायनिक दवाइयां हैं इनका हम कम से कम प्रयोग करते हुए हम अपने कंट्रोल अपने जो बीमारियां हैं, चाहे कीड़े हैं, चाहे हमारे जो पोषक तत्वों के द्वारा बीमारियां आती हैं, इनका कंट्रोल हम कम पैसों में कंट्रोल करें और हमारे वातावरण को भी प्रदूषित न करें ये रासायनिक दवाइयाँ। डॉक्टर साहब, अक्सर देखा जाता है कि पोषक तत्वों की कमी की वजह से जो है बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं, तो वो कौन कौन सी ऐसी बीमारी जो पोषक तत्वों की वजह से होती हैं? देखिए, धान में मुख्यतः 2 पोषक तत्वों की वजह से 2 बीमारियां होती हैं, उनकी कमी की वजह से। कमी की वजह से। और जैसे हमारे पौधों को 16 पोषक तत्वों की जरूरत होती है जी, जो जिसमें से 3 तो हम किसान भाई अक्सर देते हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास, और 3 हमको वातावरण से मिलता है, जैसे कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ये 6 हो गए। बाकी 10 पोषक तत्वों को हमको उनको उपलब्ध कराना चाहिए, लेकिन जनरली किसान भाई लोग उसको उपलब्ध कराते नहीं हैं, और जब तक जमीन में है तब तक वो मिलता है। जब उस पोषक तत्व की कमी होती है तो देखेंगे आप कि फल का फटना, फल का झड़ना या पौधे में हरापन ना आना, ये बहुत सारी समस्याएं आती हैं। ये आपके सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी से होता है। धान की फसल में सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी से मुख्यतः एक आप देखते होंगे खैरा बीमारी जी, और दूसरा एक सफेदा बीमारी। ये 2 मुख्य बीमारियां हैं। खैरा बीमारी यह जिंक की कमी से होता है जी। इसका लक्षण आप देखेंगे तो पत्तियों में जैसे पान खाकर थूक दिया जाए उस तरह के लक्षण आपको दिखाई देंगे। पत्तियों में ऊपर से लेकर नीचे तक लाल लाल धब्बे बन जाएंगे और हरापन खत्म होगा। हरापन खत्म होगा तो उससे आपका, चूंकि हराहीपन पौधों को भोजन बनाने का काम करता है, तो इसलिए पौधों को भोजन मिलेगा नहीं, और भोजन नहीं मिलेगा तो आपको जो बालियां हैं उसमें दाने नहीं बनेंगे, दाने नहीं बनेंगे तो आपको उत्पादन नहीं होगा जी। बिल्कुल। तो इसके नियंत्रण के लिए हमको खैरा बीमारी के नियंत्रण के लिए यदि किसान भाई खेत की तैयारी इस समय कर रहे हैं तो हम जिंक सल्फेट 25 kg प्रति हेक्टेयर के हिसाब से अपने बेसल मतलब उसमें ज़मीन में मिलवा दें तो उससे हमको फ़ायदा मिलेगा। और आपने मान लीजिए उसमें ज़मीन में नहीं मिलवाया है तो आपको उसको पर्णीय छिड़काव करना है। मान लीजिए हल्की फुल्की बीमारी आपको दिखाई दे रही है, उस समय आपको यदि करना है तो 5 से 8 kg
जिंक सल्फेट लीजिए और उसमें 15 से 20 केजी यूरिया को 600 से 800 लीटर पानी में घोल बना करके, और एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि चूंकि धान की पत्तियां चिकनी होती हैं और इस पर दवाई आप डालेंगे तो वो तुरंत ढुलक करके गिर जाती हैं। इसके नियंत्रण के लिए हमको उसमें कोई ना कोई चिपकने वाली चीज़, चाहे घर में आपकी शैम्पू हो, सरफ हो, कोई ना कोई चीज़, एक टंकी में एक पाउच या एक चम्मच आप सरफ मिला देंगे तो वो आपका मात्र ये काम करेगा कि वो दवाई को या जिस चीज़ को हम देना चाहते हैं पौधों को उसमें बने रहेगा। दूसरा चीज़, धान की फसल खरीफ की फसल है और खरीफ में आपकी बारिश होती है, तो कभी भी आप दवाई का या किसी भी चीज़ का घोल का छिड़काव कर रहे हो तो आप इस बात का विशेष ध्यान रखें कि हमको कम से कम 4 से 5 घंटे तक दवाई हमारे पौधों के संपर्क में रहे, बारिश ना हो, इस बात का विशेष ध्यान रखें। खैरा बीमारी की बात हो गई। फिर आपका सफ़ेदा बीमारी आती है। सफ़ेदा बीमारी हमारा ये भी पोषक तत्वों की कमी से ही है। इसमें देखेंगे आपकी जो आयरन, जिसको हम लौह तत्व कहते हैं, ये भी हमको हमारे पौधों को ज़रूरत होती है। इसकी कमी की वजह से ये बीमारी आती है जी। इसका भी ये देखेंगे आप ज़्यादातर तो नर्सरी में, जब हम अभी आजकल जो समय चल रहा है नर्सरी रुपाई का समय चल रहा है, नर्सरी में आप देखेंगे तो ज़्यादातर जहाँ पर मतलब ऊंची ज़मीनों पर नर्सरी डाली जाती है उनमें ये आपकी सफ़ेदा बीमारी की समस्या आती है, क्योंकि हमारी जो नर्सरी होती है उसकी जड़ें इतनी विकास नहीं कर लेती हैं कि वो हमारा आयरन को एब्जॉर्ब करे। आप देखते होंगे ट्रांसप्लांट करने के बाद ये सफ़ेदा बीमारी की समस्या नहीं आती है। इसके निदान के लिए भी हमको 25 केजी फेरस सल्फेट को बेसल ट्रीटमेंट के रूप में प्रयोग करें प्रति हेक्टेयर के रूप में, और यदि हमको पंडी छिड़काव करना है तो पंडी छिड़काव में हम इसको 4 से 5 केजी फेरस सल्फेट को 10 से 15 केजी यूरिया के साथ घोल बना लें 500 लीटर से लेकर 800 लीटर पानी में, और कोई ना कोई चिपकाने वाली चीज़ को मिला करके हम इसको उल्टे पैर इसका छिड़काव कर दें तो इससे हमको राहत मिलती है। यानी किसान भाई जो रुपाई कर रहे हैं उनके लिए आवश्यक ये है कि रुपाई अगर करके धान की बुआई कर रहे हैं तो इस सफेदा रोग से बचाव जरूर करें, वरना खेत को नुकसान हो सकता है, फसल को नुकसान हो सकता है। बेसिकली जानते क्या होता है, सफेदा में आप देखेंगे कि जो हरा पौधा है उसमें पूरा सफेद हो जाएगा, तो जब उसमें हरापन रहेगा ही नहीं तो उसका आगे उसमें कोई विकास नहीं होना है और बेकार होती है। आवश्यक है, बिल्कुल डॉक्टर साहब, ये तो किसान भाई को ध्यान रखना चाहिए। अब ये जानना चाहोगे जब कुछ कीट भी ऐसे लग जाते हैं जिनसे बहुत नुकसान होता है फसल को, तो कौन कौन से ऐसे कीट हैं और कैसे हम उनका बचाव करें? देखिए, आप बहुत अच्छा प्रश्न पूछे हैं कीड़े के बारे में। तो जैसे अभी हम 15-20 दिन बाद नर्सरी से उसको हम ट्रांसप्लांट करेंगे, और अक्सर काश्तकार भाई देखते हैं, कहते हैं कि हमारे धान की फसल में देवका लग गया, दीमक की बात करते हैं। लेकिन आपको बहुत अच्छी बात बता दें, दीमक कभी भी धान की फसल में नहीं लगता, क्योंकि धान की फसल पानी में रहती है। दीमक वहां लगेगा जहां पानी की कमी हो, बलुई मिट्टी हो या कच्ची गोबर की खाद प्रयोग करे हो, वहां आपको दीमक लगेगा। चूंकि धान की फसल खरीफ की फसल है और इसमें पानी की नितांत आवश्यकता होती है, यदि पानी खेत में है तो दीमक अपने आप नहीं रहेगा। उसमें जो कीड़ा लगता है वो तना छेदक कीड़ा लगता है। तना छेदक कीड़े की क्वालिटी होती है कि देखेंगे आप उबला चावल की तरह वो कीड़ा होता है, सफ़ेद सफ़ेद कीड़े होंगे और वो आपकी जड़ों में लगेंगे और उसकी जड़ की जो महीन महीन शाखाएं हैं उनको वो खा जाते हैं। इसका और उसे आप देखेंगे कि पूरा पौधा का पौधा सूख जाता है। इसके नियंत्रण के लिए हमको फिप्रोनिल दवाई, इसका हम यदि बेसल ट्रीटमेंट करना चाहते हैं तो 4 से 5 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से आप इसका प्रयोग करें। यदि इसका हमको पर्णीय छिड़काव करना है तो इसका हम 2.5 से 3 ml दवाई को 1 लीटर पानी में घोल बना करके इसका छिड़काव करेंगे तो इससे हमको फायदा मिलता है। बिल्कुल डॉक्टर साहब, जैसे कि आपने बताया कि एकीकृत जीव नाशी प्रबंधन क्या है और किस तरीके से किसान भाइयों को जो है इन समस्त बातों का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि अभी इसमें बिल्कुल शुरुआती दौर में अगर बीजोपचार करते हैं और सारी व्यवस्था ठीक तरीके से करते हैं तो निश्चित तौर पर उत्पादन अच्छा मिलेगा। तो जो भी आपने जानकारी बताई, हमें उम्मीद है सभी किसान भाइयों को समझ में आएंगे, इनका वो पालन करेंगे। तो इन सभी जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। खेती किसानी के बाद प्रस्तुत है मौसम समाचार। पिछले सप्ताह प्रदेश का अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस तथा न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। अधिकतम तापमान सामान्य से 8 डिग्री सेल्सियस तथा न्यूनतम तापमान 1 डिग्री सेल्सियस कम रहा।
वायु दिशा पूर्वोत्तर से पश्चिमोत्तर तथा गति लगभग 4 से 6 किलोमीटर प्रति घंटा दर्ज की गई। कहीं कहीं आसमान में बादल छाए रहे तथा कुछ जगहों पर गरज चमक के साथ बारिश होने से अधिकतम तापमान में काफी गिरावट दर्ज की गई। अधिकतम आर्द्रता 85 से 95% तक दर्ज की गई। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार आगामी 48 घंटों में पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में आसमान में बादल छाए रहने तथा गरज चमक के साथ बारिश होने की संभावना है, जबकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के ज्यादातर क्षेत्रों में खिली धूप रहने से उमस बढ़ने के आसार हैं। अधिकतम तापमान 2 से 3 डिग्री सेल्सियस अधिक रहने की संभावना है। किसान भाइयों, मौसम वैज्ञानिकों की आपको सलाह है कि धान की रुपाई प्रत्येक वर्ग मीटर में 50 हिल तथा प्रत्येक हिल में 2 से 3 पौधे एक साथ लगाएं। वर्षा जल संचित करने हेतु रोपाई वाले खेतों की मजबूत मेड़बंदी करें। धान की नर्सरी में सफेदा रोग के नियंत्रण हेतु 4 किलोग्राम फेरस सल्फेट को 20 किलोग्राम यूरिया के साथ घोल बनाकर छिड़काव करें। किसान भाई, मक्के की संकर किस्में AH 421, AH 58 तथा उन्नत किस्में पूसा कंपोजिट 3 व पूसा कंपोजिट 4 की बुआई उचित नमी में प्रारंभ करें और बीज दर 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करें। बुआई के 15 दिन बाद पहली निराई व गुड़ाई करें। वर्षा आधारित एवं बारानी क्षेत्रों में भूमि में नमी संचयन के लिए पलवार का प्रयोग करने से लाभ की संभावना बढ़ जाती है। साथ ही जैविक खादों जैसे गोबर की सड़ी खाद अथवा कंपोस्ट का अधिकाधिक प्रयोग करना चाहिए। खरीफ की सभी फसलों में आवश्यकता अनुसार निराई गुड़ाई करके खरपतवार का नियंत्रण करें, जिससे कि फसलों को कम हानि पहुंचे, जल की बचत हो तथा जड़ों का विकास अच्छा हो सके। गोल बैंगन, मध्यकालीन फूल गोभी तथा शिमला मिर्च की अगस्त माह में रोपाई हेतु बीज की बुआई उठी हुई क्यारियों तथा लो टनल में करें। गन्ने की खेती में चोटी बेधक कीट की निगरानी व नियंत्रण हेतु यौन गंध पारा का प्रयोग करें। केले की खेती में एक तलवार पत्ती को छोड़कर शेष पत्तियों की कटाई का कार्य करें। आम के परिपक्व फलों की तुड़ाई 8 से 10 मिलीमीटर लंबी डंठल के साथ करें, जिससे कि फलों पर चेप न लगने पाए और फल पकने के बाद दाग रहित व आकर्षित दिखे। ऐसा करने से उनकी भंडारण क्षमता भी 2 से 3 दिन तक बढ़ जाती है। तो किसान भाइयों, ये थे आज के अंक के मौसम समाचार। अगले अंक में मौसम संबंधी कुछ और नई जानकारियों के साथ हम फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।